तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है सेट 2। मैं सेट 2 इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए कि सर हम लोगों को सेट 2 भी हम लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो हम लोग फाइनली जो सेट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे, लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे सब्जेक्टिव का। किसके बारे में? सब्जेक्टिव का, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं पूरा का पूरा सब्जेक्टिव में 6 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। कितना लेक्चर? 6 लेक्चर। और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था आप लोगों को कि एक लेक्चर यूट्यूब पे होगी, बाकी सारा का सारा क्लासेस जो है हमारे एप्लीकेशन पे होगा। लेकिन आप याद रखिएगा, आज जो है आप लोगों का लास्ट क्लास है यूट्यूब पे। जो भी बंदा हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, एक बार याद रखिएगा, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 जो भी क्लासेस होगी ओनली 4। आप लोग कमेंट करेंगे फिर भी आप लोगों का क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा 100% आपके पेपर के रिगार्डिंग सिलेक्टेड होगा। तो बिल्कुल अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं सर हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करें, सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना है और क्लास 12 का आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। अब बात रही सर हम लोग तो अभी डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यह है लेक्चर नंबर 2। इससे तो पॉल साइंस, किसके बारे में? तो पॉल साइंस का लेक्चर नंबर 1। और मैं इसमें भी यही बताया था कि इसमें आप लोगों का 6 लेक्चर होगा। तो याद रखिएगा 6 लेक्चर, एक लेक्चर पहला लेक्चर हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा, और बचा 5 लेक्चर। पांचों लेक्चर जो है अब यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मैंने टर्म 1 का, आप थोड़ा सा भी जो भी बंदा आप लोग एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, आप लोग टर्म 1 के लिए कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने सारा का सारा सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। अब यूट्यूब वाले सोचेंगे सर हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसे होता है एग्जाम में, कि किस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। तो देखिए मेरे लाल, एक बात मेरा याद रखिएगा, सिलेक्टेड सेट का मतलब होता है एक सब्जेक्ट में 5 सेट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा और 200 क्वेश्चन होगी। और जब आप टर्म 1 की एग्जाम देंगे ना, टर्म 1 का मतलब फुल्ली ऑब्जेक्टिव का, तो आशा करते हैं 90% जो है आप लोगों का पेपर में 99 याद रखिएगा, 95% जो है फाइनल एग्जाम में आप लोगों का याद रखिएगा सिलेक्टेड सेट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सोचेगा सर सिलेक्टेड सेट कैसे होता है? तो देखिए ये मैं सिलेक्टेड सेट लेकर आया हूं हिंदी कोर का, ठीक है। इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस, सारा का सारा चीज आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगी। तो ये मैं लेकर आया हूं, ये हिस्ट्री आपका हिंदी कोर का इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि जो बंदा अभी एप्लीकेशन से पढ़ रहे होंगे, आप लोग एक बार जाकर हिंदी कोर का फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको 5 इस तरह से सेट प्रोवाइड किया गया है, जहां पे आपको सारा का सारा सेट को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। चैलेंज करता हूं, अगर इन सब सेट को कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेट को बनाने में सिर्फ 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना नहीं लगा, पूरा का पूरा 6 महीना हम लोग वर्क किए हैं, तब जाकर ये सेट को हम लोग तैयार कर पाए हैं, ठीक है। तो लेट ना करें, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड करें और खास करके इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, हम लोग आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके थे, और मैंने ये भी साथ ही साथ आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना इस बात का कि हम लोग को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। क्लास को बेहतरीन तरीके से समझिए, सारा क्वेश्चन माइंड में मैं सेटअप करके जाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। समझिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहां तक डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग क्लास को यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को पैसेंस रखिए, मैं बात बता रहा हूं कि एप्लीकेशन वाले जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसका जो रेड कलर का क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। पर जो क्वेश्चन आपको व्हाइट कलर का दिखेगी, इस तरह से व्हाइट कलर का, याद रखिएगा उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। मेरे बात को ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर एग्जाम देकर लौटेंगे, फिर उस समय बताएंगे सर हम लोगों को नहीं पढ़ाए हैं आप, ठीक है। और याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है। और अभी हम लोग जो डिस्कस करें हिस्ट्री का है, अगला क्लास जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्लास आप हर दिन मिलेगी, सुबह और शाम दोनों टाइम मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। 1 मार्क्स अपनी झोली पे डाल लेना है। समझ में आ रहा है ना? तो और बतवा बुझल पा रहा हो रे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने मध्य राज्य को शक्तिशाली बनाया तथा छोटे छोटे राज्यों को छीनकर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की। यहाँ पे देश होगा, ठीक है। देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की। समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलताओं के कारण डॉक्टर P.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। और नेपोलियन ही क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने लगभग सारे यूरोप को जीता था। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का आप लोग नाम सुने होंगे, जो नेपोलियन था, ये तो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त।
एक जमाना था यूरोप का एक नेपोलियन था, उन्होंने पूरे यूरोप को जीत लिया था। याद रखिए कहाँ, पूरे यूरोप को उन्होंने जीत लिया था और समुद्रगुप्त ने भी सारे भारत को जीत लिया था। इसलिए भारतीय नेपोलियन का तुलना, यूरोप का नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से क्या किया है, समझ में आ रहा है। भारत में कोई शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला ना था। जब वो समुद्रगुप्त का शासन चल रहा था उस समय कोई ऐसा शासक नहीं था जो समुद्रगुप्त को टक्कर दे सके। इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना जो है किसके साथ किया गया है, तो बताएंगे सर नेपोलियन बोनापार्ट की तरह किया गया है, क्योंकि नेपोलियन जो था उन्होंने पूरे यूरोप को पूरा जीत लिया था। ठीक इसी तरह से जो हम लोगों का क्या था, समुद्रगुप्त, उन्होंने भी पूरे भारत को, अब भारत पर अपना वर्चस्व लगाया था, दबदबा बनाया था एक समय। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है। पहली बात याद रखिएगा, आपको समझना है और ये नहीं सोचे कि हम लोग एग्जाम नजदीक आ चुका है, हम लोग अब क्या करें। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आपका छोटा भाई अभी भी खड़ा है, पर हाँ एप्लीकेशन पे बाबू, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का हम लोगों का परमिशन नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी। क्वेश्चन पे आते हैं, गोत्र को परिभाषित करें। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है। देखिए गोत्र कोई नया चीज नहीं है, गोत्र जो है पुराने जमाने के लोग द्वारा बनाए गए रीति रिवाज है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। समाज है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। जैसे मैं बोल सकता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू है, वह सिख है, वह ईसाई है। ठीक इसी तरह से किस तरह से हम लोग मतलब क्रिएट कर सकते हैं कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, इसीलिए गोत्र का यहाँ पे अपनाया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालें। जो महाभारत युद्ध है आप सभी को अच्छी तरह से पता है, महाभारत युद्ध के बारे में आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का छपेगी। महाभारत भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। जैसे मुसलमान का कुरान, क्रिश्चियन का बाइबिल, ठीक इसी तरह से हिंदुओं का जो महाभारत, यहाँ पे समझिए गीता तो है ही है, लेकिन महाभारत भी भारतीय संस्कृति के बारे में, संस्कृति कल्चरल के बारे में, हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। ठीक है, आगे लिखता है यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। इसमें समाज के सभी अंग जैसे राजनीतिक, धर्म, दर्शन तथा आदर्शन की झलक मिलती है। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। यानी इसमें जो युद्ध हुई थी ना, आप लोग पता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, क्षेत्र में युद्ध हुआ था और यह युद्ध जो है कौरव और पांडव के द्वारा चला गया था। कितना दिन के लिए? तो बताएंगे सर ये 18 दिन तक कंटिन्यू चला था। ठीक, इसके बारे में 18 दिन तक जो भी अच्छा घटना घटी थी, जो भी बुरा घटना घटी थी, सारा का सारा सद्गुण और दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? महाभारत। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। निश्चित रूप से सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत का एक अच्छा स्रोत है। इस प्रकार महाभारत की महत्ता को समझा जा सकता है। आशा करते हैं इस बात को अच्छी तरह से पता होगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने महाभारत का मूवी कितने बार देख चुके होंगे और खास करके गर्ल्स लोग जो है वो इस क्वेश्चन को कभी एग्जाम में अगर आ जाए तो वह बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, क्योंकि लड़की लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मूवी देखते होंगे या सीरियल देखते होंगे और महाभारत के बारे में उन सबको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता संभव है? देखिए महाभारत के लेखक जो है ना, वो ये 5 मार्क्स से, पहले बात याद रखिएगा, ये 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपको इजीली से अच्छी तरह से देखें। आप इस क्वेश्चन को ना याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन जो मैं आपको अभी जस्ट प्रोवाइड करूं, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, दोनों में से दोनों क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना अपने माइंड पे, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन टपकेगा। दोनों तो आएगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में याद रखिएगा, छप जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था क्या महाभारत, क्या यह संभव है कि महाभारत एक ही रचयिता है? तो देखते हैं महाभारत के रचनाकार के विषय में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। अलग अलग इतिहासकार का कहना है कि कभी वाल्मीकि, कभी ये, कभी वो, कभी इसने ग्रंथों को बनाया है। लेकिन समझिए बड़े बड़े इतिहासकार लोग कहते हैं, इसमें मैं सहमत नहीं करता हूँ, सहमत नहीं हूँ। जनश्रुतियों के अनुसार महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश जी से लिखवाया था। किसने? व्यास जी ने, याद रखिए किसे? श्री गणेश जी से लिखवाया था। परंतु आधुनिक विद्वानों का विचार है, परंतु आधुनिक मॉडर्न जो है विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई है। व्यास जी कह रहा है कि यह एक लेखक द्वारा लिखा गया है, लेकिन आधुनिक जो विद्वान लोग हैं वो कह रहे हैं कि महाभारत एक के द्वारा रचिता संभव नहीं है।
वर्तमान में इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक है। कितने लाख? 1,00,000 श्लोक है, लेकिन शुरू में इसमें मात्र 8,800 श्लोक ही थे। शुरू में जब यह ग्रंथ लिखा गया था उस समय जो है 8,800 ही ग्रंथ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कड़ी जोड़ते गए एक समय ऐसा आया कि 1,00,000 श्लोक बनकर तैयार हो गए। दीर्घकाल में रचे गए इन श्लोकों का रचिता कोई एक लेखक नहीं हो सकता। विजयों का व्याख्यान करने वाली एक यह कथाएं परंपरा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रही। इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस कथा परंपरा को ब्राह्मण लेखकों ने अपनाकर इसे और विस्तार दिया। इसमें जो चीज लिखा हुआ था वो तो लिखा ही है, लेकिन जैसे ही किताब ब्राह्मणों के हाथ पर गई उन्होंने और विस्तार से लिखना शुरू कर दिया। किसने? तो याद रखिएगा 5वीं शताब्दी में। कौन से ईस्वी में? 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणों जो लेखक थे उन्होंने और भी इससे विस्तार पूर्वक जो है लिखना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ इस लिखित रूप से भी दिया। यही वह समय था जब उत्तर भारत में क्षेत्रीय राज्यों और राजतंत्रों का उदय हो रहा था। कुरुच और पंचाल जो महाभारत कथा के केंद्र बिंदु है भी छोटे सरदारी राज्यों से बड़े राजतंत्रों के रूप में उभर रहे थे। संभवतः इन्हीं नए परिस्थितियों में महाभारत की कथाओं में कुछ नए अंश शामिल हुए। यह भी संभव है कि नए राजा अपने इतिहास को नियमित रूप से लिखवाना चाहते हो। अतः ऐसा मानना है कि महाभारत एक ही रचिता था, संभवतः प्रतीक नहीं होता है। लास्ट में बता रहा है कि यह संभव नहीं है कि यह महाभारत जो है एक ही रचिता है। तो आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगी। इतना आसान नहीं है कि आपको 5 मार्क्स ऐसा ही मिल जाएगा, इसको विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको एग्जामिनर जो है 5 मार्क्स आपके कॉपी में छपेगी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो लॉन्ग बन रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो को छोड़कर चले जाएं, बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन खास करके एप्लीकेशन वाला ध्यान देंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, आज से 6 महीना पहले से मैं आप लोगों को स्टडी करा रहा हूं और यही बताया था कि मेरा कोई लेक्चर देखे या ना देखे, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करूंगा कोई भी क्वेश्चन हो या थ्योरी लेक्चर हो उस सबको अच्छी तरह से आप लोग को देख लेना है, क्योंकि लिखने से बेटर है कि अपने माइंड में सेटअप करिए। जब अपने माइंड में सेटअप हो जाएगा ना, उसके बाद जो रट्टा लगाते हैं ना उनको एक बार लिखने का तरीका दिखेगा। जो अपने मन से याद करके लिखते हैं, याद करने का मतलब अपने माइंड में जब पूरा कहानी स्टोर जो हो जाती है अपने माइंड पे, उसमें जब लिखेंगे तो दोनों में काफी ज्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है श्वेतांबर दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर। महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे हम लोगों को महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी उस समय मगध में काफी ज्यादा अकाल पड़ गया था। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए। भद्रबाहु के नेतृत्व में, किसके? भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु हो गया है, चेन्नई तरफ चले गए थे, केरल चले गए थे। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग जो है अकाल पड़ने के बावजूद भी वो पकड़े रहे, जकड़ के रहे और मगध में ही वो रह गए। स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ किया। याद रखिएगा, जो स्थूलभद्र है उन्होंने श्वेत मतलब व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना आरंभ कर दिया। ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यही श्वेतांबर कहलाए, और ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, इसी के कारण इसको हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। भद्रबाहु के, याद रखिएगा, अनुयायी महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे। याद रखिएगा, स्थूलभद्र के बात करें तो बौद्ध धर्म, क्या हो जाएगी? बौद्ध धर्म। लेकिन भद्रबाहु की बात करें तो हम लोग बोलेंगे सर जैन धर्म। ये दोनों टर्म को आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है एक बार, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भद्रबाहु किसके नेतृत्व में है? तो बताएंगे सर जैन धर्म। भद्रबाहु अनुयायी महावीर स्वामी के अनुयायी बने रहे। वे नग्न रहते थे, नग्न मतलब समझ में आ गया, नंगा रहते थे। जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे। ये लोग दिगंबर कहलाए। और ये लोग क्या कहलाए? दिगंबर। जो भद्रबाहु लोग थे वो दिगंबर कहलाए, जो स्थलभद्र थे वो श्वेतांबर कहलाए। आपको इसी तरह से लिखना है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। मैं नंबर भी बता दे रहा हूँ, इसीलिए कंठस्थ कर लीजिए अपने माइंड में। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, याद रखिएगा बाबू रे, आंखें बंद करके अच्छी तरह से कर लेना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आप सभी को अच्छी तरह से पता है ये क्वेश्चन
कि मोहनजोदाड़ो में एक स्नानघर थे जिसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिए क्या, कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, इसमें क्या मिला था, क्या नहीं, किसने खुदाई किया था, सब कुछ मैंने बता चुका हूँ। मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है। जिसका जो है जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है। उच्चतम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है। इसके आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी यहाँ पे इजीली से देख सकते हैं, ठीक है। दोनों किनारों पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यानी उत्तरी यहाँ से सीढ़ियाँ और यहाँ से भी सीढ़ियाँ जो है बनाए गए थे। और इस तरह से था हम लोगों को क्या याद रखिएगा, विशाल स्नानागार। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। इसके तीनों ओर जो है क्या बना हुआ था, कमरा बना हुआ था। आगे बोल रहे हैं क्या, समझ इस बात को, बोल रहे कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। इनमें से एक में एक बड़ा सा कुआं था जिससे जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक नली थी। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बनाए गए थे। इस संरचना के अनोखी तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। देखिए इसमें जो है ना, मेनली इसमें जो चीज़ बताया गया है इसको समझिए। आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर चुके हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए डायग्रामेटिकली। देखिए यहाँ पे ना आप लोगों को याद रखिए क्या बताएगा, एक जलाशय है। क्या है मेरे एक बात को याद रखिएगा, ये क्या है, एक जलाशय है जिससे हम लोग बोलते हैं विशाल स्नानागार। इसमें उतरने के सीढ़ियाँ लगाई गई थी, याद रखिएगा दक्षिण से, कहाँ पे, तो दक्षिण से लगाया गया था। बताएंगे सर ये सीढ़ियां जो लगाई गई थी दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, ये 2 सीढ़ियां लगाई गई थी। और यहाँ पे ना, यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। क्या होती थी, यहाँ पे सीढ़ियां भी होते थे उतरने के लिए। यहाँ पे अच्छी तरह से लोग सीढ़ियां पर उतर कर यहाँ पे स्नान कर सकते थे। यहाँ पे लोग स्नान कर सकते थे इजली से। और ये जो है ना पक्का ईंटों की बनी गई थी। यह जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, पक्का ईंटों की बनाया गया था। और ये जो है जलाशय 12 मीटर लंबा था। कितना मीटर, 12 मीटर जो है ये जलाशय लंबा था। समझिए इस बात को, समझे, डायग्रामेटिक समझेंगे तो अच्छा मजा आएगा। 12 मीटर ये लंबा था। अगर आपसे बात करूं चौड़ाई की, तो चौड़ाई जो है 7 मीटर था। अगर मैं बात करूं गहराई की, तो डेप्थ की जो बात करूं तो 3 मीटर जो है डेप्थ थी, ठीक है। और इसके बाद बोल रहे हैं दोनों किनारे पर अर्थात इसके उत्तर से दक्षिण की ओर मैंने सीढ़ी पक्की ईंटों की बना हुआ था। इसमें इसके 3 और कमरे बने हुए थे। इसके तीनों ओर जो है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तीनों और क्या था, कमरा बना हुआ था। और ये जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ये धार्मिक स्थान, ये धार्मिक कोई त्यौहार होता था उस समय भी ना इसका प्रयोग करते थे लोग नहाने के लिए। जैसे आप लोग देखिए ना, मकर संक्रांति के समय लोग नहाते भोरे भोरे ठंडा के दिनों में। ठीक इसी तरह से ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी इसका प्रयोग किए जाते थे। तो आपको डायग्राम में अगर समझ में आ गया तो इजीली से ना इसको आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये बात याद रखना है, मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है। उसके बाद उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसके बाद आप लिख सकते हैं। और आज भी ये जो है आज भी मौजूद है, जो धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, गोत्र को परिभाषित करें। मैंने अभी जस्ट बताया गोत्र के बारे में। सांची कहाँ स्थित है, मैंने ये भी बताया था। ये हम देखिए ऑप्शन तो है भोपाल हो या रायसेन। अगर भोपाल है तो भोपाल लगाना है, अगर रायसेन है तो रायसेन लगाना है। अगर दोनों हैं, भोपाल है और रायसेन दोनों है, तो आपको रायसेन लगाना है, ठीक है। यह भोपाल से 20 मील पर उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक गांव है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का मेरा लाल, 2 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। यह प्राचीन अवशेषों की भरमर है, जिसमें बौद्धिक कला, तोरण द्वार और पत्थर की मूर्तियां मिलती है। देखिए सांची कहाँ है, आपको याद रखना है रायसेन पे। ये क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है ना आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में नेक्स्ट, कि महावीर, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे महावीर जो है लिखा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, ये आपसे पूछे गए हैं। तो समझ इस बात को, महावीर स्वामी जो थे याद रखिएगा, इसका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से,
540 ईस्वी में इसका जन्म हुई थी और वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बेहतरीन तरीके से देखना होगा। ठीक है, आप जब इसको अच्छी तरह से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर क्रिएट करते हैं। मेरे लाल समझिए, क्योंकि आज के बाद यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी। मेरे इस बात को बार बार आप लोग याद रखिएगा। मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट ना करेंगे सर हम लोग यूट्यूब पे ही पढ़ाएं, हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाएं, हम लोग यूट्यूब वाले को ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है ये यूट्यूब पे बताना परमिशन नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों को 2 सेट प्रोवाइड किया हूं। बाकी जो भी क्लासेस होगी, और मैंने इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है, ये आपका यूट्यूब पे। और अगला इसमें आपको इकोनॉमिक्स जो भी बंदा लिए हैं इसमें आप लोगों को 5 लेक्चर होगी। 2 लेक्चर आपका सब्जेक्टिव का क्लास होगा, 1 लेक्चर आप लोगों का होगा ओनली फॉर न्यूमेरिकल को क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। महावीर स्वामी का जन्म आपको पता होगा। धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह प्रथम उपदेश की घटना, ये तब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ये सब आप लोग रट्टा लगा चुके हैं अभी तक, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव वाला। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था आप अच्छी तरह से पता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे ये भी आपको पता है, परशुनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव, ये भी पता है। देखिए पहला आपको जैन धर्म के बारे में बात करना है, पहला याद रखना है, 23वां याद रखना है, और एक आपको 24वां जो अंतिम में आपका आएगा कौन, तो बोलेंगे महावीर स्वामी जैन। ठीक है, जैन होगा आपका। उसके बाद आपका 23वां जो आपका 23वें आएगी वो आपको पता है प्रश्नार्थ होगी, और पहला जो था आप लोगों का ऋषभ देव। तीनों को याद रखना है क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो है आपके पेपर में 100% टपकेगा। जब मैं बोल रहा हूं ना तो आपको हल्के पे लेना है। श्वेतंबर और दिगंबर में क्या अंतर है मैंने अभी जस्ट बताया, श्वेतंबर दिगंबर के बारे में। अब आते हैं सर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। अब जो हम लोग देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसमें क्या क्या समानता है ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पहले देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता जो थे, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है पहला पॉइंट, आपको ध्यान से देखना है। दोनों ही वैदिक विज्ञान यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे। दोनों ही वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। पॉइंट 2, दोनों ही अपने उपदेश जनभाषा प्राकृति एवं पाली में देते थे। कोई भाषा अपना प्रयोग करते थे प्राकृति का, कोई अपना भाषा प्रयोग करते थे पाली भाषा का। दोनों धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध थे। देखिए आपका जैन जो धर्म थे उन्होंने महावीर स्वामी इसका नींव डाले थे। अगर मैं बात करूं आप लोगों का बौद्ध धर्म का तो गौतम बुद्ध की। अगर मैं बात करूं जैन धर्म में किस भाषा का प्रचलन था तो प्राकृतिक भाषा का। अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग था तो बोलेंगे सर पाली भाषा का। आशा करते हैं इन सब बातों का आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं पॉइंट नेक्स्ट, जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान नहीं था। जाति प्रथा जो है कोई भी दोनों धर्म में से किसी में भी कोई जो है क्या नहीं था, तो स्थान नहीं दिया था, चाहे कोई भी जाति का हो। देखिए जो जैन धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, वो लोग कहते थे कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है, हम लोग कभी भी किसी धर्म को, एक धर्म को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। दोनों धर्मों ने संसार को दुखमय कहा, दोनों धर्मों ने संसार को दुखमय कहा। उन्होंने, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों का कहना यही है कि अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का कहना यह है कि इस बात का कि दुनिया में जो भी व्यक्ति आए हैं वो दुख से पूरा भरा हुआ है, एक दिन उसको वापस यहाँ से लौट कर जाना है, इसलिए इंसान को कर्म करना चाहिए, लोगों को दुख ना पहुंचाएं, लोगों के सामान को देखकर लालची ना करें, यह बताया गया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये समानताएं थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या समानताएं, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किए। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया समानता, मेरे बात को समझिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्या समानताएं हैं, और यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि क्या क्या समानताएं, जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, रिपीटेड कर दिए गए हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन उपदेशों को लिखिए। इस क्वेश्चन को आंखें बंद करना है और आपको 5 मार्क्स अपने कॉपी पे छप लेना है। कितना मार्क्स? 5 मार्क्स आपको अपने कॉपी पे आप लोगों को छप लेना है। ठीक है, मेरे बात को समझिए। 5 मार्क्स की कॉपी में छाप लेना है, एक आपका महात्मा बुद्ध के बारे में और एक आपको कर लेना है, याद रखिएगा, महावीर स्वामी जैन के बारे में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अब किसके बारे में बात करें हम लोग? महात्मा बुद्ध के बारे में। किसके बारे में? तो महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था।
इनके पिता शूद्रधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। आपको अच्छी तरह से पता है कि जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, 7 दिन के बाद इसकी मम्मी जो है डेथ कर गई थी और इसकी पूरी पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से ही हो गई। उनमें से एक राहुल पुत्र हुआ। उनका जब गौतम बुद्ध का शादी हो गया था उस समय उसका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध की विचारशील प्रवृत्तियों को विलासिता से परिपूर्ण है। वैवाहिक जीवन भी बदला ना सकी। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य का गहरा प्रभाव पड़ा था। गौतम बुद्ध जो थे उनके जीवन में 4 ऐसा दृश्य था जो उनके जीवन में काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़े थे। अब कौन कौन तो ये जो स्टोरी में बताया ना, ये स्टोरी आप लोग ऑलरेडी कई बार देख चुके होंगे, कॉपी पे हो या टीवी में हो या सीरियल में हो, देख चुके होंगे, है ना? नहीं देखे हैं क्या? तो आप लोग देख चुके होंगे। तो ये आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पहले लिखना होगा जब एग्जाम आएगी। 4 क्या क्या था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोग जो पीड़ित था उनको देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। जब इन 4 व्यक्तियों को देखा ना तो उनका दिल पूरा पिघल चुका था महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। जहां प्रथम 3 दृश्यों को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में गहरा आघात पहुंचा, वही चौथे दृश्य ने उन्हें दुख की निरोधी का मार्ग दिखाया। और उन्होंने सोचा, जब उन्होंने देखा इस तरह से चारों स्टेटमेंट को, चारों वाक्य को, तो उन्होंने देखा दुनिया में कहीं भी जो है सुख नहीं है। पूरी दुनिया, पूरे संसार दुखों से ही भरा हुआ है। आगे कहता है कि 19 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्य से शिक्षा प्राप्त की। कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जैसे ज्ञान प्राप्त हो गई थी, उनका पहला उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अभी तक अपना पहला उपदेश से कहाँ पे दिए थे? तो बताएंगे सारनाथ में। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। कपिलवस्तु में जन्म, कुशीनगर में मृत्यु। इस तरह से आपको जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फुल्ली 5 मार्क्स। कितने मार्क्स? तो फुल्ली यहाँ पे आपको दिया जाएगा 5 मार्क्स। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। और बात रही सर क्लास जो है सेट 3 की मैं बात करूँ तो सेट 3 का वेट ना करें। सेट 3 का क्लास जो है वो ऑलरेडी आप हमारे चलेगी एप्लीकेशन पे। कहाँ पे चलेगी? एप्लीकेशन पे। आप लोग आप कमेंट करेंगे फिर भी आप लोगों को क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं क्लास ज्वाइन करना तो जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर कोई भी दिक्कत होगी, ऑलरेडी नंबर दिए गए नीचे, ठीक है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल-बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। किसका? किताबुल हिंद की रचना की थी। पहला ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। यह भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के? मोरक्को के निवासी थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे सेट 3। और एप्लीकेशन वाले आप तैयार रहें। आप लोगों को ओनली फॉर आप एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पे हम लोगों का क्लासेस बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। टर्म 1 का मैंने ऑलरेडी सारा का सारा क्वेश्चन डाल चुका हूँ। टर्म 2 का भी धीरे धीरे आप लोग प्रोवाइड कर रहा है। 15 दिसंबर तक पूरा का पूरा आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा का सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन करने की कोशिश करें। मिलते